गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप तमाम दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण सेगमेंट को कवर करने वाले हैं। पहले आपको इस बुक के बारे में बता देते हैं। यह दिशा पब्लिकेशन का जो कि आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उन लोगों को प्रेफर किया जाता है, चाहे वह किसी भी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, यूपीएस पीसीएस हो। तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो महत्वपूर्ण जो है यह पॉलिटी का बुक है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलावा इसमें जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है वह बहुत ही शानदार है। तो इस बुक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 को कवर करने वाले हैं। आप इसकी कंटेंट को यहाँ पे देख सकते हैं। छोटा सा डिस्कशन होगा आप लोगों के बीच। हम लोग पास यहाँ पे देख रखा है। पहला अगर देखेंगे तो पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास। इस वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और देखिएगा, जब इस वीडियो को कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट सेशन होगा, तो आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि आपके लिए किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो को कवर करेंगे, इस सेशन को कवर करेंगे। पहला चैप्टर भारत का संवैधानिक विकास। तो अंत तक जुड़े रहेंगे। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसे अपने ग्रुप में शेयर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर नंबर 1 के साथ, भारत का संवैधानिक विकास। अब यहाँ पे सबसे पहले नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। तो पहला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है। कह रहा है कि यह जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है उसके पद का सुझाव किस अधिनियम में दिया गया है। तो यह है 1935 का अधिनियम। ठीक है, 1935 के अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जिक्र किया गया है। अब देखिए उसके बारे में व्याख्या दिया हुआ है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 148 है उसके सब सेक्शन 1 के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग कहते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यह जो है इनका कार्यकाल 6 वर्ष हो या 65 वर्ष, इसमें से जो उनकी अवधि पहले पूरी हो जाती है उसमें क्या हो जाएंगे, यह सेवानिवृत्त होंगे, रिटायर्ड होंगे। इनका आयु होता है। CAG को राष्ट्रपति जो है वह पदच्युत नहीं कर सकता है, पद से नहीं हटा सकता है, बल्कि उसे उस रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठतम न्यायाधीश, उन्हें जिस तरीके से हटाया जाता है उसी माध्यम से इन्हें हटाया जाएगा। अनुच्छेद 148 के सब सेक्शन 4 के अंतर्गत सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड, इसके पश्चात CAG किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। यानी कि जब यह महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो होते हैं, कैग होते हैं, वह जब रिटायर होते हैं तो वह किसी भी सरकारी सेवा में भाग नहीं ले सकते हैं, किसी सेवा को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया, जो भारत के राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता था। यह अधिनियम लेखा परीक्षा विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी। यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया। तो दोस्तों इतना तो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा था। तो हम लोगों ने सीखा क्या? मेरा उद्देश्य है कि वीडियो को साथ साथ इस तरीके से कंटेंट को लेकर चलेंगे कि हम लोग देखेंगे भाई निचोड़ क्या निकला। तो निचोड़ यह निकला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 148 है उसके सब सेक्शन 1 के तहत या उसके अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। यह हमने एक पॉइंट सीखा। दूसरा अगर बात करें तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए इन्हें ज्वाइन किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। लेकिन अगर उनकी आयु 65 वर्ष हो गई, 6 वर्ष से पहले ही उनकी आयु 65 वर्ष होगी, तो वह रिटायर हो जाएंगे। और CAG को राष्ट्रपति जो है वो पद से नहीं हटाएंगे। उन्हें जो पद से हटाने का जो प्रक्रिया है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जिस तरीके से हटाया जाएगा उसी माध्यम से इसे हटाने का
ये किया गया है, प्रक्रिया किया गया है या प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 148 के सब सेक्शन 4 के अंतर्गत सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जो होते हैं कैग, वह उसके बाद किसी भी सरकारी पद को क्या करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे, उसके अधिकारी नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है कि कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कोलकाता में थी, तो वो पूछा गया कि किसके द्वारा की गई थी, तो यह किया गया था 1773 का विनियामक अधिनियम, इसी के द्वारा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि 1773 के विनियामक अधिनियम में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी और इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे भी इनका पूरा नाम है। तो बनाया गया था और तथा चैम्बर्स, लेमोस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि उस पैनल में अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, तो उसमें आपका एक चैम्बर्स थे, लोमोस्टर थे और हाइड उनके अन्य न्यायाधीश थे, और सर एलिजा एम्पे जो थे वह मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है, पूछ रहा है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। किसने भारत के संविधान का निर्माण किया, तो माना जाता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, बी एन राव ने इसके बारे में कई सारे जिक्र किया है, तो लिखा गया है इनके द्वारा, और प्रारूप समिति BR अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया है। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, कह रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई थी, आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, और उसकी अध्यक्षता जो है वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। इसके अलावा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अगला पॉइंट है, प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। अभी देखिए यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी, इसको कहा गया था। हालांकि देखते हैं कि आंसर में क्या कह रहा है। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 6ठा नंबर है ना, यहाँ पे दे रखा है एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 जो कि आर्टिकल 32 है, उसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है प्रश्न संख्या 6। 6ठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संविधान का प्रारूप पूरा हुआ। संविधान का जो प्रारूप है उसे कब पूरा किया गया, इसके बारे में यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह पूरा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव रखा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला था, और 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव क्या हुआ था, पारित हुआ था। आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि भाई पारित कब हुआ था, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। यह एग्जामिनेशन में पूछा गया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। इसके अलावा इसी दिन संविधान के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया तथा संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। कितने? 284 जो सदस्य थे उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, और इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी, जिसमें सरोजिनी नायडू,
हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। एग्जामिनेशन में बीपीएससी के एग्जामिनेशन में दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है, और इसके अलावा जो है नहीं जाने कितने सारी परीक्षाएं जो हुई थी उन सभी में यह प्रश्न पूछा गया है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है, क्या कह रहा है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय तो लगा, जिसमें कुल बैठकों की संख्या कितनी थी, तो कुल 11 बैठक हुई थी, और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार विमर्श हुआ था। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अंतिम बैठक के बारे में भी प्रश्न पूछा गया है, तो अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। इसके अलावा एक अलग सा इंडेक्स दे रखा है। प्रारूप समिति के सदस्य गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, ये सब सदस्य हुआ करते थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद एम सादुल्ला, बी एल मित्रा, बाद में एन माधव राव जो है इसके सदस्य बने थे, और डीपी खेतान मृत्यु के पश्चात, इनका जब मृत्यु हुआ था उनके पश्चात जो है वह टी कृष्णाचार्य जो है इसके सदस्य बने थे। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो थे वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वें नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 भारतीय संविधान के मद को सूची 2 जिस देश से अपनाया गया है उससे सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अभी देखिए इसके बारे में क्या कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे। सबसे पहले तो बिना आंसर देखे से मिलाएंगे, जो बहुत इजी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट जो है वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची और भारतीय राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक, देखिए यह आपका कनाडा से है। देखिए यहाँ पे आंसर भी दिया होगा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो मद है किस देश से लिया गया है, जहाँ से लिया गया है उसके बारे में। तो राज्य के नीति निर्देशक जो है वह सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट की अगर बात करेंगे तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची और भारत राज्यों का संघ है, समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और भारत राज्यों का संघ तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है वह कनाडा से लिया गया है। तो जैसा कि हमने बताया था तो यही है, एडजेक्ट है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, तो यह होता है आपको उद्देशिका में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है। संविधान का यह महत्वपूर्ण अंग उन उद्देश्यों तथा सिद्धांत को समाहित करता है जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। उद्देशिका का उन मूलभूत मूल्यों और दर्शनों को परिलक्षित करती है जो संविधान का आधार है। प्रश्न संख्या 10, 10वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत सरकार जो है वह अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, तो यह हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकार की अधिकारिता के बारे में। तो भारत में प्रांतों में जो द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से प्रारंभ हुआ था, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन जैसे कि शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। इसमें हस्तांतरित विषय का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्य को सौंपा गया, जबकि जो रिजर्व था आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहा था। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है
निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति यानी कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह आपको देखिए यहाँ पे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष हुए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी और मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 12, संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वह समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा होगा, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? तो यह सजेशन, यह राय किसके द्वारा दिया गया था, प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों, संविधान सभा के जो सदस्य जवाहरलाल नेहरू ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उस समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया था। आपके अगर राष्ट्रीय तिरंगे की बात करें, राष्ट्रीय ध्वज की बात करें, तो उसे एक्सेप्ट किया गया था 22 जुलाई 1947 को। प्रश्न संख्या 13, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन से 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुए थे? तो यह था दोस्तों निर्वाचन और दूसरा था नागरिकता, जिसको सिटीजनशिप के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ उपबंध जैसे कि निर्वाचन, उसके अलावा नागरिकता तथा संसद इत्यादि प्रभावी हुए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे। इसके अलावा निर्देश में दिया हुआ है दोस्तों, निर्देश में क्या रखा है, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से कथन है, कथन 1 तथा कथन 2, इस दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। अभी देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे कथन दिया हुआ है। कथन कह रहा है कि जैसे कि दोनों कथन अलग सही है और कथन 2 कथन 1 सही स्पष्टीकरण है, इसके बारे में है। तो यहाँ बीच में कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है ना, इस पार्ट को स्किप करते हैं। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। कथन 1 है। दूसरा है कि प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, इसके बारे में हमें जानना है, उसी के बारे में ऊपर पूछा गया है। तो 2 कथन है, कौन आपका सही है, कौन आपका गलत है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन का अंत किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई और इस प्रकार दोनों कथन सही है। ठीक है, दोनों को दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपातकालीन जो प्रावधान है वह जर्मनी के देश से लिया गया है। भारतीय संविधान जो है ये तो कई देशों के संविधान से अलग अलग जो है जो मूलभूत चीज़ है उसे एडॉप्ट किया गया है इस, और भारत का संविधान जो है वह सबसे बड़ा संविधान है। सबसे छोटा संविधान अगर देखा जाए तो वह अमेरिका का है। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन आदि जो है उसका प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम, संगठनात्मक विशेषताओं संबंधी प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है। कौन दोनों इक्वल है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका दोनों ही देशों में एक समान है और शेष जो है अन्य इससे भिन्न है। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारतीय संविधान में जो है वह
क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है, क्योंकि यह इसलिए क्योंकि यह न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था लागू है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्पों में दी गई व्यवस्थाएं भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के संविधान के आलेखन सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन इसमें सही है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही कहा गया है? अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट पहले की बात करेंगे। पहला स्टेटमेंट कि भारत के संविधान का निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे, जो कृष्णादि स्वामी अय्यर थे। जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे, वह जो थे भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्णय है उसके लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वह पक्षधर थे। दूसरी अगर बात करेंगे तो आंसर देखते हैं, ऑप्शन में दोनों सही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। यह दोनों आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 और दोनों आपका सही है। अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वह पक्ष में थे और उनका मानना था कि स्वतंत्रता एवं सामाजिक विग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी, उनका यह मानना था। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही है? तो दोस्तों डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में उपरोक्त में से सभी कथन सही है। तो कथन कौन कौन से है दोस्तों, पहले ये देख लेते हैं। कह रहा है कि उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया, पहला। दूसरा है कि यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा भी थी। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। नीचे दिए कूट में, यानी कि आपका तीनों का तीनों सही हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई है? तो यह कौन सी है? पहला कानून का शासन, दूसरा अगर बात की जाए तो विधि निर्माण की प्रक्रिया, और तीसरा है संसदीय व्यवस्था जो है वह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली और विधि निर्माण की प्रक्रिया और विधि का शासन, एक नागरिकता आदि विशेषताएं भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 21, इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? अभी देखिए दोस्तों, इसमें से कौन नहीं था, तो संविधान सभा के जो प्रारूपण समिति थे उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे और इसके अतिरिक्त 6 सदस्य थे जो निम्न थे। एक थे NG आयंगर, दूसरा थे BL मित्रा, KM मुंशी, कृष्णस्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। बाद में मित्रा के स्थान पर माधव राज तथा खेतान के स्थान पर कृष्णामाचारी सदस्य बने थे बाद में। प्रश्न संख्या 22, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए थे? तो था एक नागरिकता, दूसरा निर्वाचन और तीसरा था अस्थायी संसद। कह रहा है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। वे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379,
380, 388, 391, 392, 393 और 394। इसको संविधान के ये जो अनुच्छेद जो इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है वह 26 नवंबर 1949 से लागू कर दिया गया था। इसके बाद में कई सारे संशोधन हुए और अलग अलग आर्टिकल को, अलग अलग अनुच्छेद को आवश्यकता के अनुसार जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला और तीसरा तो पढ़ते हैं। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। देखिए अप्रत्यक्ष रूप से था ना, प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से सभा का सेलेक्ट किए थे, चयन किए थे। और तीसरा कह रहा है कि चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा किया गया था। यह 1 और 3 आपका दोनों सही है। प्रश्न संख्या, हालांकि इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा का प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चयन किया गया था और इसके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। चुनाव की स्कीम का निर्धारण 1946 के कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा तय किया गया था। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो यह था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यह पिछले प्रश्न में भी ऐसा पूछा गया था। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। देखिए इसमें 2 प्रश्न शामिल हो गए। एक हो गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और स्थापना कब हुआ था, तो 1774 में, ठीक है। और सर एलिजा एम्पे इसके प्रमुख जो है मुख्य न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था। द्विसदनीय विधायिका जो है वह केंद्र में 1919 के एक्ट के द्वारा लागू किया गया था, लाया गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानपालिका की स्थापना की गई थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं उसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था और उसके 144 सदस्य में से 104 जो है वह निर्वाचित और 40 जो है दोस्तों वह मनोनीत होते थे। एक बार याद रखेंगे, 104 जो है वह निर्वाचित होते थे और 40 जो है वह मनोनीत किए जाते थे। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। कौन सा इसमें से गलत कहा गया है, तो सीधे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। हालांकि ये इलेक्टोरल नहीं था, क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चयन किया गया था। प्रश्न संख्या 27 में कह रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वह अस्थायी थे, वह अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और जिसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयन कर लिया था। कितने दिन के बाद साथियों, 9 दिसंबर को तो इसका जो है संविधान सभा का पहला बैठक हुआ और उसके 2 दिन के बाद, इस तरीके से याद रखेंगे। अगर डेट नहीं याद रहता है तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई और 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था, बस 2 दिन के बाद। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो यह रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसमें
जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना। एक बार इसको पुनः समझिए। कह रहा है कि संविधान सभा के सम्मुख जो है संविधान का जो प्रस्तावना है उसका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है। दूसरे इससे प्रश्न अगर आएगा तो यह है, यह 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब किया? 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कुल दोस्तों 12 अधिवेशन किए गए थे। ठीक है। अभी देखिए, इसको पढ़िए एक बार। यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा और कुल 11 अधिवेशन, है ना। अभी यहाँ पे इसका आंसर क्या था? 12 अधिवेशन। तो यहाँ पे देखिए कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए। संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान पर जो हस्ताक्षर करने के लिए 12वां अधिवेशन जो हुआ वह 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो यह एक दिन और लगा, तो यह कुल 12 अधिवेशन हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 30 भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था, तो यह किए थे BN राव के द्वारा। प्रथम प्रारूप की अगर बात करें तो यह BN राव के द्वारा तैयार किया गया था और प्रारूप समिति जो थे उसके अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। पहले ही अगर बात करें प्रथम प्रारूप तो वह BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। प्रश्न इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव के द्वारा, जो कि क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे और संविधान का पहला प्रारूप तैयार किए थे। प्रारूप समिति ने BN राव के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर विचार कर इसमें कुछ परिवर्तन करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। देखिए, यह प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कितने अनुच्छेद थे। मूल प्रारूप जो था संविधान का, जो मूल प्रारूप था दोस्तों, VVI प्रश्न है, इग्नोर नहीं करेंगे, गौर से सुनेंगे। यह मूल प्रारूप जो था भारत के संविधान का, उसमें कुल 243 आर्टिकल थे, अनुच्छेद 243 थे और अनुसूचियों की संख्या 13 हुआ करती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 भारत के संविधान में निम्नलिखित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो यह जो लिया गया है समवर्ती सूची, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है और इस सूची में ऐसे विषय शामिल है जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र और राज्य जो है दोनों कानून बनाने का अधिकारी है, लेकिन जब इन दोनों के मध्य टकराव की स्थिति हो जाएगी तो केंद्र के द्वारा निर्मित कानून ही इसके लिए मान्य होगा और इसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अब देखिए, एक और महत्वपूर्ण यहाँ से आपको पॉइंट निकला कि भारत के संविधान में सम्मिलित जो समवर्ती सूची है वह तो ऑस्ट्रेलिया के दिन है, यानी कि वहाँ से लिया गया है, एडॉप्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और एक यह प्रमुख बिंदु कि भारतीय संविधान की जो है यह 7वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 32 राज्य सभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो यह हुए थे आयरिश गणतंत्र से, यानी कि आयरलैंड। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश, जो कि आयरलैंड है, उसके गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 80 के सब सेक्शन 3 में किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का सही प्रयोग करके हमें आंसर बताना है। अब देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि संविधान संशोधन, राष्ट्रपति का आपात अधिकार, संघ राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? तो देखते हैं इसको। यह कह रहा है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ना, वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व की अगर बात करेंगे तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपातकाल इमरजेंसी की अगर बात करेंगे तो यह जर्मनी के संविधान से लिया गया है और संघ राज्य का संबंध जो है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। प्रश्न संख्या 34
निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? तो यह थे महात्मा गांधी। प्रश्न को एक बार फिर से समझेंगे। कह रहा है कि 1919 में दिल्ली में जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष था उसके रूप में किसे चुना गया था? तो वह थे महात्मा गांधी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने जमीयत उल उलेमा के सहयोग से खिलाफत आंदोलन का संगठन किया तथा मोहम्मद अली ने 1920 में खिलाफत घोषणा पत्र प्रसारित किया। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने ग्रहण किया और गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन एक रूप हो गए। मई 1920 तक खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी की अहिंसात्मक असहयोग योजना का समर्थन किया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया था? तो इसे आरंभ किया गया था चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। ठीक है, द्वैध शासन पद्धति जो थी वह संवैधानिक व्यवस्था का एक रूप थी। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले अंग्रेज लियोनल कार्टिस ने प्रतिपादित किया था। सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? लियोनल कार्टिस ने, और जो बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक रहा था। गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करेंगे तो राउंड टेबल का यह क्या हुआ था? अधिक दिनों तक संपादक हुआ करता था लियोनल कर्टिस। और बाद में यह सिद्धांत 1919 ईस्वी के भारतीय शासन विधान में लागू किया, जिसके अनुसार प्रांत में द्वैध शासन स्थापित हुआ था। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं थी? कौन सा इसमें से उसकी मुख्य विशेषताएं थी? तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है कि युद्ध के बाद भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में जो बदलाव लाए गए वे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है, उसी का परिणाम था। और इन सुधारों के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया था, जिसमें एक सदन को राज्य परिषद और दूसरे सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। केंद्रीय विधायिका की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिवाय केंद्र में 2 सदनों की स्थापना के। केंद्र में 2 सदन की स्थापना रहेगी, बाद बाकी कोई का परिवर्तन नहीं था, कोई भी चीज़ चेंज नहीं किया गया था। और कार्यकारी परिषद के जो सदस्य थे जो कि मंत्रियों के समान थे, और विधायिका के प्रति क्या थे? रिस्पॉन्सिबल थे, जवाबदेह थे, उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है, उत्तरदायी नहीं थे, अर्थात वे सत्ता में बने रह सकते थे, चाहे वे विधायिका के सदस्यों के बहुमत का समर्थन उन्हें प्राप्त हो अथवा नहीं हो। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि वर्ष 1950 में भारत के संविधान ने भारत के राज्यों को A, B, C तथा D कोटि में विभाजित किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसमें सही है? कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही दिया गया है? तो देखिए, इसके अनुसार ऑप्शन सी हमारा सही होगा। पढ़ते हैं कि राज्य कोटि ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था और राज्य प्रमुख कोटि बी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। मुख्य आयुक्त कोटि सी तथा डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। यह तो दोस्तों इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, जब तक इसके एक्सप्लेनेशन को नहीं पढ़िएगा समझ में नहीं आने वाला है। देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता के उपरांत, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद रियासतों जो भी रियासत थी, देसी रियासतें, उसका एकीकरण के दौरान भारत में राज्यों को A, B, C, D इन 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। A, B, C और D विभाजित किया गया और ए राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष राज्यपाल को बनाया गया था तथा राज्य प्रमुख को कोटि बी और कोटि सी व डी राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष इसके मुख्य आयुक्त को बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। कह रहा है कि भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी। संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे और उस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार एक अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया। अभी देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
भिन्न जाति धार्मिक समूह तथा महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा, देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने के द्वारा भी। अब इसको डिटेल्स में समझेंगे। कहने का मतलब है कि जो संविधान सभा का मुस्लिम लीग, उसके द्वारा बहिष्कार करने पर संविधान सभा को बड़ा सामाजिक आधार देने के लिए विभिन्न जाति धार्मिक समूह तथा महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा और देशी राज्यों के प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रयास किया गया। उसके अलावा आम जनता से लिखित निवेदन भी मांगे गए थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया है? तो यह हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया। वर्तमान में संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है, जो कि राज्य को प्राप्त निर्देश है। यह तत्व हमारे राज्य के कल्याणकारी चरित्र को भी प्रतिबिंबित करते हैं। इनके पीछे विधिक सत्य नहीं बल्कि नैतिक बल निहित होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। अब यहाँ पे सूची 1 में अधिनियम दिया गया है और उस अधिनियम की विशेषताओं का जिक्र सूची 2 में किया गया है। इंडेक्स में दे रखा है कि अधिनियम और उनसे संबंधित विशेषताओं की सूचियों का सही मिलान क्या है? तो द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत। द इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वह इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है वह मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करेगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 है, उसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। और भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। एक बार इसे फिर से देख लेंगे इंडेक्स को। कह रहा है कि द इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1892 था, उसके द्वारा निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना। और द इंडियन काउंसिल एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है उसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत थी। ठीक है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 है, उसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसके माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। 1919 में भारत सरकार अधिनियम ने केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया। प्रांतीय कार्यकारी में द्विसदनीय आरंभ किया। और यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है तीसरा नंबर में कि भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, केंद्र में 1919 के द्वारा द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया गया। और यहाँ पे दूसरा हो जाएगा प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया गया। 1 और 2 दोनों आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार अधिनियम जो 1919 है, यूनाइटेड किंगडम के संसद के द्वारा पारित एक विधान था, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता था। इसकी अब विशेषताएं इस प्रकार थी। क्या विशेषताएं थी इसकी? तो केंद्र में द्विसदनात्मक यानी कि 2 सदन विधायिका की स्थापना करना और केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करना 1919 का जो है इसके माध्यम से। और प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत जो है, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और पहली बार महिलाओं को सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसके अलावा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था। प्रश्न संख्या 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदलई की अध्यक्षता में
एक उप समिति नियुक्त की और इस समिति के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या अनुशंसाएं प्रदान की गई। भारत के संविधान के निर्माण के लिए निर्मित भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदलोई की अध्यक्षता में एक उप समिति की नियुक्ति की और इस समिति के द्वारा उत्तर पूर्व सीमांत असम जनजाति और उपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ आपका व्यक्ति है और दूसरा है भारत के संविधान को बनाने में उनकी भूमिका। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है राजेंद्र प्रसाद, तो राजेंद्र प्रसाद का किसमें कंट्रीब्यूशन था, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वह अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अस्थायी सदस्य उससे पहले बनाया गया था 9 दिसंबर को, किन्हें, सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को जो है वह बना दिया गया था, 1947 को है ना, वह बनाया दिया गया था किन्हें, वह बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जस्ट 2 दिन के बाद, ठीक है। तो टी.डी. कृष्णमाचारी जो थे वह सदस्य प्रारूप समिति के थे और एच.सी. मुखर्जी वह उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के और बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के और पहला जो है वह तैयार किया गया था प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा, बी.एन. राव। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों के द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। किस कारण से 1939 में सभी प्रांत में भारतीय मंत्रियों के द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया था, तो यह था भारतीयों की अनुमति के बिना, उनके बिना जो है मशवरा के बिना, पूछ के बिना, उनसे परमिशन के तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध जो है वह ब्रिटेन के युद्ध में शामिल है। यानी कि इन लोगों से मशवरा नहीं लिया गया और न ही इनको सूचित किया गया और यह घोषणा कर दिया गया लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कि भारत जो है जर्मनी के अगेंस्ट ब्रिटेन के पक्ष से जो है वह युद्ध में शामिल होगा और इसके विरोध में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों के द्वारा रिजिग्नेशन दे दिया गया, त्यागपत्र दे दिया गया। प्रश्न संख्या 45। संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया वह केवल देश के शासन के लिए तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया, जैसा कि होना चाहिए, यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। देखिए यह इस तरीके का एक ये था संविधान का प्रारूप जैसा विकसित किया गया था। तो ये क्या है, संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श है, उसके बारे में उद्धृत यह परिच्छेद है और यह परिच्छेद जो दिया गया है इसमें किसका श्रेय है यह पूछा गया है आपसे। 9 दिसंबर 1948 को दिल्ली में जो बैठक हुई थी संविधान सभा की पहली बैठक के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में इस वक्तव्य को दिया था। तो यह वक्तव्य दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। प्रश्न संख्या 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था। तो यह था संविधान सभा के कार्यकलाप जो थे उसका ब्रिटिश सरकार के द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना। यह उसमें क्या था, शामिल नहीं था, यह प्रस्ताव नहीं था। प्रस्ताव क्या था, तो प्रस्ताव था कि लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था। यह प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। और प्रांत में राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध, यह भी सही था। और संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था, यानी कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य होंगे वह सभी के सभी भारतीय होंगे। तो ऑप्शन ए बी सी शामिल था, डी आपका इससे जुड़ा हुआ नहीं है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था, 24 मार्च 1946 को। और इसके सदस्य में पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर शामिल थे, अलेक्जेंडर कनिंघम।
और इसकी सिफारिशों में, इनकी जो सिफारिश थी उसमें संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार के द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना शामिल नहीं था। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? कौन सा इसके बारे में सही कह रहा है? तो पढ़िए, 1 और 4 दोनों सही कह रहा है। तो कौन हो जाएगा? संविधान सभा का जो सदस्य है उसका चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। और दूसरा था कि सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। ठीक है, यह 2 था। जैसे कि इंडेक्स के अनुसार अगर हम देखें तो कैबिनेट मिशन की जो संस्तुतियाँ थी उसके आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। और संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी कुल संख्या 389 है ना, 389 निश्चित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 जो है वह देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन है, उस योजना, मिशन योजना नहीं समझेंगे, कैबिनेट मिशन योजना जो है उसके अनुसार 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और कुल 389 है ना, 89 है सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 208 आया। कांग्रेस की अगर बात करेंगे दोस्तों तो कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के साथ स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। इसके अलावा संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता के द्वारा व्यक्त की गई राय से प्रभावित होते थे। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे जाते थे। इस तरीके का था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, कह रहा है कि भारत के संविधान के द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन कौन सी निश्चित है वह की गई है, यानी किसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है, यही कहना है इसका मतलब। तो यह है पहला भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वह विधियाँ निश्चित की गई है या इंक्लूड किया गया है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए दोस्तों, यह सेट आपका सेट नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें दोस्तों यह अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसमें संविधान की उद्देशिका है। इस चैप्टर को अगले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से अनुरोध करेंगे कि अगर आप इस चैनल से साथ पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसे अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। पॉलिटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता किसी भी एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए। और इसमें आप देख रहे हैं कि प्रश्नों के साथ साथ यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जैसा कि आपको घटना चक्र में भी देखने को मिलता है उस टाइप का। और यह जो है वो IAS PCS की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। तो आप सभी लोग इससे ज़रूर जुड़ेंगे, इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।